हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आपने मेरी सबसे पहली वीडियो देखी होगी डायमेंशन एनालिसिस पे, तभी आप इस वीडियो पे आए हैं। इस वीडियो में मैं न्यूमेरिकल्स का पोर्शन लेके आया हूँ, किस बिहाफ पे, डायमेंशंस के ऊपर, और उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। उसमें सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है, वो है फाइंड द डायमेंशंस। तो आपको कोई इक्वेशन दी होगी, जैसे आप देख पा रहे हैं, आपको इक्वेशन दी होगी और आपको उसमें से किसी एक का डायमेंशन निकालना होगा। जैसे ये इक्वेशन है, इसमें भी आपको किसी एक क्वांटिटी का या दो क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना होगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आइए बिगिन करते हैं अपने टॉपिक को, अपने क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, आप इसको ध्यान से पढ़िए, आप इसको ध्यान से पढ़िए। और एक बात मैं बता देता हूँ, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, वो कहता था कोई दो क्वांटिटीज कब ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगी, जब उनके डायमेंशन सेम होंगे। तो अगर ये जैसे कोई एक इक्वेशन है, जैसे ये कोई एक इक्वेशन है, अगर इसमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएं तो क्या होगा, v का डायमेंशन x के इक्वल होगा, v का डायमेंशन x के इक्वल होगा, और इसी v का डायमेंशन yt के भी इक्वल होगा डायमेंशन के। बोलिए क्या क्लियर हो रहा है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे लगाते हैं क्वेश्चन को। तो इस इक्वेशन को सबसे पहले आप ऐसे लिख लीजिए, v माइनस एक्स माइनस वाई टी। क्या कोई दिक्कत है, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। सबको इधर फेंक दिए तो इधर क्या बचेगा भाई, x को भी इधर फेंक दिए, y को भी इधर फेंक दिए, बचा क्या, 0। अब कह रहे हैं डायमेंशन ऑफ v क्या होता है। डायमेंशन ऑफ, आपको किसका डायमेंशन निकालना है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आपको कह रहा है क्वेश्चन में डायमेंशन, फाइंड द डायमेंशन ऑफ x एंड y। तो जो x का डायमेंशन होगा वही तो v का होगा। तो डायमेंशन ऑफ x क्या हुआ, डायमेंशन ऑफ v। और v क्या है, वेलोसिटी। आपको इसका डायमेंशन पता है, इसका डायमेंशन क्या होता है, l t की पावर -1। मैंने आपसे अपनी पुरानी वीडियो में कहा था कि डायमेंशंस रट के आइएगा इस वीडियो में। तो v का डायमेंशन क्या होता है, l t की पावर -1। इसका डायमेंशन निकालना था, लीजिए आ गया, हो जाएगा, समझ रहे हैं। डायमेंशन ऑफ x क्या हो जाएगा, v का डायमेंशन। भाई यही तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, कह रहा है कि जो v का डायमेंशन होगा वही तो x का होगा, या जो x का डायमेंशन होगा वही तो v का होगा। क्लियर कि नहीं क्लियर, बढ़िया आगे। अब पहला हो गया अपना आंसर, x का आ गया, y का क्या होगा, डायमेंशन ऑफ yt, सॉरी yt किसके बराबर होगा, डायमेंशन ऑफ v। ध्यान से सुनिए बेटा, ये जो v का डायमेंशन है ये पूरे वाले yt के बराबर होगा, ये नहीं कि सिर्फ y के, क्योंकि दोनों एक टर्म है। ये क्या है, एक टर्म, समझ रहे हैं। तो डायमेंशन ऑफ yt किसके बराबर होगा, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी के। तो yt का डायमेंशन क्या हो जाएगा, y को एज इट इज लीजिए, y तो अननोन है, t क्या है, t तो दिया क्वेश्चन में क्या है, टाइम। तो इसके लिए क्या लिख लेंगे, टाइम का डायमेंशन क्या होता है, t की पावर 1। बोलिए, और आप ऐसे निकाल पाएंगे। ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ v का क्या डायमेंशन है, l t की पावर -1। ये y कितना आ जाएगा, l -1। ये भी कितना, ये नीचे आएगा, इसके साथ क्या हो जाएगा, l t की पावर -2। बोलिए, l t की पावर -2। क्या आपको क्लियर हो रहा है, बढ़ जाए आगे, बढ़ते हैं। तो x की डायमेंशन आ गई, y की डायमेंशन आ गई। फिर से बता देता हूं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, इसका डायमेंशन बराबर होगा इसका डायमेंशन, और इसी v का डायमेंशन वो होगा yt के बराबर, ना ही v y के बराबर। समझ रहे हैं, सिर्फ y के बराबर नहीं होगा, yt, क्योंकि yt एक टर्म है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें भी कह रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड b। सबसे पहले आप इक्वेशन को ऐसे लिख लीजिए, इस फॉर्म में। इसको इधर भेज देंगे, माइनस हो जाएगा a,
बोलिए क्या क्लियर हो रहा है? अब सुनिए मेरी बात। वेवलेंथ लेमडा की आपको दी है, लेमडा आपको क्या दिया? वेवलेंथ। वेवलेंथ के लिए क्या लिखते बताया था मैंने? वेवलेंथ क्या होता है? एक लेंथ ही तो है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा? एल होगा। म्यू क्या है? म्यू तो एक डायमेंशनलेस है। म्यू क्या है बताया था आपको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्वेश्चन में दिया है म्यू क्या है? एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और लिख लीजिए म्यू क्या है? डायमेंशनलेस। क्या है? डायमेंशनलेस। अगर डायमेंशनलेस है तो इसका डायमेंशन कोई नहीं होगा। तो आइए समझते हैं, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब जो म्यू का डायमेंशन होगा वही तो ए का होगा, जो ए का डायमेंशन होगा वही तो म्यू का होगा। ये लिख सकते हैं कि नहीं सकते हैं? डायमेंशन ऑफ ए इक्वल होगा किसके? डायमेंशन ऑफ म्यू के। डायमेंशन ऑफ ए इक्वल होगा किसके? म्यू के डायमेंशन का। बोलिए ए का डायमेंशन क्या हो जाएगा भाई? म्यू के बराबर होगा। म्यू क्या है? डायमेंशनलेस, तो इसका कोई डायमेंशन ही नहीं है। तो क्या लिखेंगे? m0 l0 t की पावर 0। बोलिए जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करता है। तो डायमेंशन ऑफ ए क्या हो जाएगा? देख रहे हैं आप, डायमेंशन ऑफ ए आ गया। क्या आपको क्लियर हो गया? अब पूछ रहा है आपसे डायमेंशन ऑफ बी क्या होगा? तो आप कहेंगे क्या होगा? डायमेंशन ऑफ बी किसके बराबर होगा? डायमेंशन ऑफ म्यू। बोलिए जो कि गलत है। मैंने आपको बोला कि ये पूरा एक टर्म है, तो आप सिर्फ बी नहीं लिख सकते हैं। म्यू का डायमेंशन बी बाय लेमडा के स्क्वायर के बराबर होगा। समझ रहे हैं? तो यहां भी लेमडा स्क्वायर लगाइए, वरना आंसर नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? अब बी का निकालना आपको, तो क्या हो जाएगा? लेमडा क्या होता है? लेमडा लेंथ है, तो इसका क्या हो जाएगा? लेंथ का स्क्वायर, तो मतलब एल स्क्वायर। इधर डायमेंशन लेस है, इधर तो डायमेंशन लेस है। डायमेंशन का कोई है ही नहीं होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा? एम एल 0 सबकी पावर 0। ऐसे लिख सकते हैं। यहां से आप बी को निकालेंगे, बी की डायमेंशन तो क्या हो जाएगी? बी की डायमेंशन हो जाएगी एम एल की पावर 2 टी की पावर 0। तो सीधे ये ना बोलिएगा कि भैया म्यू तो डायमेंशनलेस है, तो बी भी डायमेंशनलेस हो जाएगा। ध्यान से देखिए, बी के नीचे भी कुछ लिखा है, बी के नीचे भी कुछ लिखा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। मुझे तो मैं क्या रख कर दूं? क्या मैं रख कर दूं? मैं बता रहा हूं। अब आते हैं नए क्वेश्चन पे। जैसे आपके सामने क्वेश्चन ये लिखा है, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू cot xt। ऐसा कुछ क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, तो कैसे सॉल्व करेंगे? कैसे सॉल्व करेंगे? आप यहां पे x का डायमेंशन और आपको दिया है डायमेंशन निकालिए। क्वेश्चन है डायमेंशन निकालिए x का। x का डायमेंशन क्या होगा? और दिया है t क्या है? t है टाइम। t क्या है? एक टाइम। क्या है? t एक टाइम है। तो आप बताइए आप x का डायमेंशन कैसे निकालेंगे? मैंने आपको क्या बताया था कि थीटा का डायमेंशन कोई नहीं होता, कोई भी डायमेंशन नहीं होता थीटा का। मतलब थीटा एक डायमेंशनलेस है। ये क्या है? थीटा ही तो होता है भाई। आप लिखते ही लिखते हैं कॉस के अंदर क्या होता है? कॉस थीटा। तो थीटा के अंदर यहाँ पे कुछ भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ भी लिखाओ अंदर, उससे आपको कोई लेना देना नहीं। समझ रहे हैं? कुछ भी लिखाओ अंदर, उससे कोई मतलब नहीं। मतलब ये क्या है? एक थीटा ही है, इसका डायमेंशन कुछ भी नहीं होगा। मतलब ये एक्सटी का डायमेंशन लेस है। एक्सटी क्या है? एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो आप क्या लिखेंगे? डायमेंशन ऑफ एक्सटी। डायमेंशन ऑफ एक्सटी क्या हो जाएगा भाई? इसका क्या होगा? डायमेंशन लेस होगा। ये क्या है? थीटा है। ये क्या है? थीटा। और थीटा क्या होता था? डायमेंशन लेस। थीटा क्या होता है? डायमेंशन लेस। बोलिए इसका कोई भी डायमेंशन नहीं, तो आप डायमेंशन ऑफ थीटा के बराबर, डायमेंशन ऑफ थीटा।
अब बताइए थीटा का जब कोई डायमेंशन ही नहीं होता तो क्या लिखेंगे, m0 l0 t0, बोलिए सबकी पावर 0। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, x का डायमेंशन, यहाँ पे आपको x का डायमेंशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, x को यही रहने दीजिए, ये क्या हो जाएगा t, भाई t क्या है, टाइम, क्वेश्चन में दिया है कि t क्या है, टाइम, तो ये टाइम हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर 0, यहाँ पे आपका x क्या हो जाएगा, आपका x क्या हो जाएगा, ये नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा, बोलिए ये नीचे आएगा। तो चाहे तो आप यहाँ ये क्या है, इसको आप ऊपर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा t की पावर -1, बोलिए ध्यान से। अब आप सीधे ये मत कर दिया भाई थीटा, ये तो थीटा है और थीटा डायमेंशन लेस होता है, तो x का भी डायमेंशन कोई नहीं होगा, मतलब डायमेंशन लेस होगा, x भी m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर 0। तो ध्यान से x के साथ t भी है और वो t नीचे गया ऊपर आ गया, तो t की पावर -1 में आ गया, समझ रहे हैं। तो डायमेंशन क्या है x का, ये आया, क्लियर। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं नीट में, ऐसे क्वेश्चंस नीट के लिए, ये नीट में आ सकता है ऐसे क्वेश्चन, क्लियर। अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे, वो है पावर को रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन दिया आपके पास, फोर्थ क्वेश्चन कोई है और दिया है कि a p की पावर लैम्डा की पावर 3 इंटू एक्स, बोलिए p की पावर लैम्डा, p की पावर लैम्डा की पावर 3x, ये दिया है और ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है और कह रहा है x का डायमेंशन बताओ, डायमेंशन ऑफ x बताओ, डायमेंशन ऑफ x पूछ रहा है आपसे, डायमेंशन ऑफ x पूछ रहा है। हाँ, और क्वेश्चन में ये भी दिया है क्या, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, बोलिए लैम्डा क्या है, एक वेवलेंथ है। तो आप बताइए, अब एक कॉन्सेप्ट नया सीख लीजिए, क्या, पावर का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। पावर क्या है, कोई भी पावर लिखी हो वो हमेशा डायमेंशन लेस होती है, डायमेंशन लेस होती है। डायमेंशन लेस होती है, बोलिए क्या क्लियर हुआ। जैसे आप बताइए, जैसे यहां लिखा है 2 की पावर, कभी 1 kg होता था क्या, कभी 1 kg या 2 सेकेंड या 2 लीटर, कुछ ऐसा होता है नहीं ना। तो पावर एक डायमेंशन लेस है, पावर एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो यही कॉन्सेप्ट लगा दिए, ये पावर क्या हो जाएगी, इसको आप पूरे को डायमेंशन लेस कर दीजिए। तो डायमेंशन ऑफ लैम्डा की पावर 3x क्या हो जाएगी, डायमेंशन लेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी इसकी डायमेंशन, m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर 0। अब आपको पूछ किसका रहा है डायमेंशन, आपको डायमेंशन पूछ रहा है x का। तो आप सबसे पहले लैम्डा का डायमेंशन क्या होगा, l की पावर क्यूब, l क्यूब हो जाएगा और यहां पे आपको x निकालना है, बोलिए। अब यहां पे आप x कैसे निकालेंगे, डायमेंशन क्या आ जाएगी, m की पावर 0 l की पावर -3 t की पावर 0, ये डायमेंशन आ जाएगी। डायमेंशन ऑफ x क्या हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बोलिए क्या क्लियर हो गया। तो पावर क्या होती है, डायमेंशन लेस। कुछ भी दिया हो पावर में आप उसको डायमेंशन लेस कर दिए और अगर उसका कुछ है सब्स्टिट्यूटेड तो उसको नीचे भेज दीजिए, समझ रहे हैं। क्या क्लियर हो गया, मिटा दें। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये दोनों अच्छे क्वेश्चन हैं, ऐसे ही नीट में आते हैं, जेई के लिए भी आएंगे अभी क्वेश्चन आगे। मिटा दें, मिटा दें। तो बच्चों आइए देखते हैं अपने टाइप
2 के क्वेश्चंस। वो कैसे होंगे? वो होंगे फॉर्मूला बेस्ड, किया ये फॉर्मूला करेक्ट है या इनकरेक्ट। अगर इनकरेक्ट है ये फॉर्मूला तो उसको करेक्ट करिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन को एक बार रीड करिए और खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए। खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए। वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए। जैसा कि अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। जैसा कि देख पा रहे हैं, एच कोई एक क्वांटिटी है और उसका कुछ सामने इक्वल टू में कुछ क्वांटिटी लिखी है, फॉर्मूला लिखा है कोई। तो एच क्या है? हाइट है। आर क्या है? रेडियस है। रो क्या है? डेंसिटी है। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। टी क्या है? टी एक सरफेस टेंशन है, कॉट थीटा। समझ रहे हैं? अगर पूछ रहा है क्वेश्चन में आपसे क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है या इनकरेक्ट, तो आइए चेक कर लेते हैं फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं। फॉर्मूला चेक कैसे करते हैं? अगर इसकी डायमेंशन बराबर हुई इसकी डायमेंशन के तो फॉर्मूला करेक्ट है, अगर नहीं हुआ तो इनकरेक्ट है। तो आइए सबसे पहले चेक कर लेते हैं एच की डायमेंशन क्या है। एच क्या है? हाइट। तो हाइट के लिए लिखते हैं एल। आइए इसकी डायमेंशन निकाल लेते हैं इस क्वांटिटी की पूरी, आर रो जी अपॉन 2t कॉट थीटा। 2t कॉट थीटा। भाई आर क्या है? आर है रेडियस, तो रेडियस के लिए क्या लिखते हैं? एल। रो क्या है? डेंसिटी। रो क्या है? डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए क्या लिखते हैं? एल क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है तो सेम ही डायमेंशन के ना सब, तो एल क्यूब हो गया। जी क्या होता है? जी का होता है फॉर्मूला, जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है तो एक्सेलरेशन ही, तो एक्सेलरेशन का क्या होता है? एल टी की पावर -2। बोलिए, 2 एक कांस्टेंट है, इसका तो कोई डायमेंशन होना नहीं है। टी क्या है? सरफेस टेंशन। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या होता है। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का आप लिख दीजिए डायमेंशन। भाई सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, सॉरी फोर्स अपॉन एल, फोर्स अपॉन लेंथ। भाई फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एम एल टी की पावर -2। नीचे लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन एल हो जाएगा। बोलिए, इसको मिटा देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। आइए सॉल्व करते हैं। ये एल क्यूब कट गया। ऊपर यहां क्या बचेगा? यहां बचेगा एम बाय एल टी की पावर 2। टी की पावर 2। बोलिए, ये टू टी की पावर -2 नीचे भेज देंगे तो बात प्लस हो जाएगा ना, ये ऐसे ले लिए। अब ये देखिए, ये एल कट गया, इधर क्या बचेगा? इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, क्या हो जाएगा? हो जाएगा 1 बाय टी की पावर -2। बोलिए, क्लियर हो रहा है? ये एम कट जाएगा नीचे, और ये देखिए ये +2t, टी की पावर प्लस में है ना यहाँ पे 2, और यहाँ टी की पावर -2 में, तो ये कट गए। बोलिए, बचा क्या? बचा यहाँ पे 1 बाय एल। तो डायमेंशन क्या आई? इसकी डायमेंशन क्या आई? इसकी डायमेंशन आई 1 बाय एल। इसको आप यहां लिख लीजिए, क्या आई? 1 बाय एल। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एच की डायमेंशन क्या थी? एल, उसकी कितनी आई? 1 बाय एल। तो डायमेंशन अलग आई है, डिफरेंट आई है। समझ रहे हैं? तो ये फॉर्मूला इनकरेक्ट है, ये फॉर्मूला इनकरेक्ट है, पहला आंसर। अब इसको करेक्ट कैसे करें? आप देख पा रहे हैं क्या? ये तो एल है, ये एच क्या है? एल है। वो कितना है? 1 बाय एल। उसका उल्टा है ना, मतलब उसका रेसिप्रोकल है। एच का रेसिप्रोकल ही तो है डायमेंशन 1 बाय एल। तो आप इसको करेक्ट कैसे करेंगे? भाई एच के फॉर्मूले को रेसिप्रोकल कर दो, भाई इसको पलट दो तो डायमेंशन सेम हो जाएगी। इसको पलट दोगे तो डायमेंशन सेम हो जाएगी, और जब डायमेंशन सेम हो जाएगी तो फॉर्मूला भी सेम हो जाएगा। तो बताइए करेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा? करेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा? करेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा H इक्वल टू 2t कॉट थीटा। 2t कॉट थीटा आर रो जी। अच्छा, कई बच्चे यहां पे सोच रहे होंगे भाई ये कॉट थीटा कहां गया? भैया कॉट थीटा और 2 क्या है? डायमेंशनलेस है। क्या है? डायमेंशनलेस। बोलिए, क्लियर हो गया? कुल मिला के आपको बस यही याद रखना है कि एलएचएस का डायमेंशन आरएचएस के बराबर है। सिर्फ यही कॉन्सेप्ट लग रहा है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वाला। पूरे क्वेश्चंस में घुमा फिरा के बस एक ही चीज पूछी जा रही है। तो आइए मूव करते हैं अपने टाइप थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं मिटा रहा हूं, ठीक है? तो करेक्ट फॉर्मूला क्या है? ये क्लियर? मैं मिटा रहा हूं।
तो चलिए मूव ऑन करते हैं अपने थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन पे। वो क्या कह रहा है, डराइव फॉर्मूला, मतलब आपको इस क्वेश्चन में फॉर्मूला डराइव करना होगा। कुछ क्वांटिटीज दी होंगी और एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही होगी, तो इस बिहाफ पे आपको उस क्वांटिटी का फॉर्मूला बनाना होगा। बहुत से सिंपल क्वेश्चंस हैं, नीट और जेईई में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को करते हैं रीड। जैसा कि आप क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे हैं, 6th क्वेश्चन, द टाइम पीरियड ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड ऑन इट्स लेंथ, मास ऑफ बॉब एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डराइव फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड। मीन्स आपको टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम बताना है। तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम को आप क्या लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं, टी लिख लीजिए। और वो किस पे डिपेंड कर रही है, लेंथ पे डिपेंड कर रही है, मास पे डिपेंड कर रही है और ग्रेविटी पे डिपेंड कर रही है। तो जिस पे डिपेंड कर रही होगी आप उसके सामने क्या लगा देंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में लगा दीजिए। मीन्स ये टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, मास के, ग्रेविटी पे। अब कई बच्चे ये सोच रहे होंगे क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमेशा, नहीं होगा। मैं तो कह रहा हूं नहीं होगा, बट आप क्यों कर रहे हो, आप लोग यही सोच रहे हो। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये फिजिक्स अपना खेल खेल लेगी। जिसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना होगा वो फॉर्मूले में अपने आप ऑटोमेटिक इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो आपका सीधा सा काम क्या है, सिर्फ आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा दीजिए, ठीक है। अंदर का काम फिजिक्स खेल लेगी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा दिए। किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कर रहा है। कोई भी क्वेश्चन आपको सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाना है। बोलिए, अब आप ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो क्या आता है, इक्वल टू आता है और साथ में एक कोई कांस्टेंट आता है। चलिए उस कांस्टेंट को नाम दे देते हैं के, जिसका डायमेंशन नहीं है कोई भी। एल क्या है, एल तो एक डायमेंशन क्वांटिटी है, मतलब लेंथ। तो आप इसके लिए क्या लिख देंगे, ऐसे लिख लीजिए लेंथ। मास क्या है, मास के लिए क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। बोलिए ये क्या है, जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अरे जी हो या कोई भी टाइप ऑफ एक्सीलरेशन हो, ये क्या होगा, एक्सीलरेशन ही तो है, उसका डायमेंशन क्या होगा, एल टी की पावर -2। बोलिए, अब जरूरी नहीं कि इसके ऊपर जो पावर भी हो सकती है, तो आप इसकी पावर मान लीजिए, एल की पावर ए, एम की पावर बी, जी की पावर सी। क्या क्लियर हो रही बातें, आप इसकी पावर मान लीजिए। क्या पता फॉर्मूले में इसकी एल क्यू आ रहा कुछ भी, आप मुझे क्या पता। तो आप इसकी पावर रिलेट कर लीजिए, इसकी ए कर लीजिए, इसकी बी कर लीजिए, इसकी सी कर लीजिए। अब इसके ऊपर किए तो इसके ऊपर भी कर दीजिए, एल ये हो जाएगा, एम की पावर बी हो जाएगी, सी की पावर, जी की पावर क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। समझ रहे हैं, क्या क्लियर हो रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे टी रख दीजिए। टी का क्या है, टी क्या है, टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होगा, टी ही रहेगा। बोलिए क्या क्लियर हो रहा है, बोलिए। अब टी के साथ कुछ है, टी के साथ ना ही एम लिखा है ना ही एल लिखा है। जब कुछ ना लिखा हो तो हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, एल 0 एम 0, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। मैंने आपको पहले बताया ये लिखो या ना लिखो, मगर यहाँ पे इसको इक्वेट करना होगा, इसलिए हम लिख लेते हैं। अब चलिए सॉल्व करते हैं। आप इसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए, इसको आप जब अरेंज करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका एल, यहाँ पे एल की पावर क्या है, ए है, और यहाँ पे एल की पावर क्या है, सी है। आप इसको जब अंदर लाएंगे, इस सी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे पावर की, तो क्या लगेगा, एल की पावर सी हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा है एल की पावर ए, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या कर रहा, जब भी बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो एल की पावर क्या हो जाएगी, ए प्लस सी हो जाएगा। बोलिए एम क्या होगा, एम का कोई दोस्त है ही नहीं, तो क्या रहेगा, एम की पावर बी ही रहेगी। यहां पे देखिए टी क्या होगा, टी की क्या पावर होगी, टी देखिए यहाँ पे क्या है, टी यहाँ पे -2c है। कितना है, टी कितना, अंदर इंटू करेंगे सी को -2 से, तो क्या आएगा -2c। बोलिए क्या आप इतना कर सकते हैं। दूसरा काम क्या था आपका, अरेंजमेंट। दूसरा काम क्या आपका, इस डायमेंशन को अरेंज कर दो, एक साथ अरेंज कर दिया। अब क्या करना है, यहाँ टी है, यहाँ एल की पावर 0 है, एम की पावर 0 है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप आपका पावर्स को इक्वेट कर दो, अब जैसे देखिए यहाँ पे एल क्या है, एल की पावर क्या है, ए प्लस बी, ए प्लस सी है, और यहाँ पे एल की पावर क्या है 0, तो ये पावर्स इक्वल हो जाएंगी। व्हेन बेस आर सेम पावर इक्वल हो जाती है। व्हेन बेस आर सेम, देखिए
एल एल है यहाँ, इसकी पावर 0 है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, इसकी पावर और इसकी पावर इक्वल हो जाएगी, a प्लस सी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और m की पावर b है उधर, और इधर m की पावर क्या है 0 है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका 2c आया था ना, माइनस 2c आया था, तो यहाँ पे माइनस 2c किसके बराबर हो जाएगा, बोलिए बोलिए बच्चा, माइनस 2c किसके बराबर हो जाएगा t के, मतलब t की पावर क्या है 1 है, तो 1 लिख दीजिए। बोलिए जब कुछ ना लिखाओ तो क्या होगी पावर 1 होती है। क्या क्लियर हो रही बात? यहां से इसको आप सॉल्व करेंगे तो c आ जाएगा माइनस हाफ, b आ जाएगा आपका 0 और a आ जाएगा आपका हाफ। बोलिए a आ जाएगा आपका हाफ। क्या आपको क्लियर हो रहा है? c आ गया -1 हाफ, b आ गया 0, a आ गया हाफ। तो आइए इसको पुट कर देते हैं इस फॉर्मूले में, तो अपना आंसर आ जाएगा। क्या क्लियर हो रहा है? बोलिए t किसके बराबर था, t इक्वल टू k, यही तो था भाई, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे k आएगा, फिर l था, l के ऊपर पावर क्या थी a थी, l के ऊपर पावर क्या थी, l के ऊपर पावर क्या है a, और a की वैल्यू क्या आई, a की वैल्यू आई हाफ, a की वैल्यू क्या आई हाफ आई। अब बताइए m था दूसरा, m लिख दिया, m की पावर कितनी आई, m की पावर थी b और b की वैल्यू आई 0, और आप देख रहे हैं उसके बाद क्या था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर क्या थी c थी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर क्या थी c थी, और c की वैल्यू कितनी आई माइनस हाफ। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, k एज इट इज लिखा रहेगा, l के ऊपर हाफ लिखा है, मतलब आप क्या कर सकते हैं, g को क्या नीचे भेज सकते हैं, g को नीचे भेज देंगे, g को आप नीचे भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है यहीं पे कर दे रहा हूं, g को आप नीचे भेज देंगे तो पावर क्या हो जाएगी, g को अगर आप नीचे भेज देंगे तो पावर क्या हो जाएगी, g की पावर माइनस हाफ की जगह प्लस हाफ हो जाएगी। बोलिए g की पावर क्या हो जाएगी, माइनस हाफ की जगह प्लस हाफ हो जाएगी, नीचे भेज दिया तो। बताइए अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, k हाफ, देखिए l पे हाफ है g पे हाफ, इसका मतलब l बाई जी पे अंडर रूट लगेगा, l बाई जी पे अंडर रूट लगेगा, l बाई जी पे अंडर रूट लगेगा। कभी भी हाफ लगाओ किसी की पावर, उसका मतलब क्या है, उसके ऊपर अंडर रूट लगने वाला है। तो ये हो गया आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला। अब तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया k अंडर रूट में l बाई जी, मतलब इसमें कहीं पे भी मास नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि मास की पावर क्या आई थी 0, इसका मतलब टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। समझ रहे हैं भाई, b की वैल्यू क्या आई, मास की पावर क्या थी, मास की पावर थी b और b की वैल्यू क्या है 0, आपने यहाँ पुट किया, इसका मतलब 1, मतलब ये गायब हो गया। समझ रहे हैं? तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्या आया, k अंडर रूट में l बाई जी। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, मैं किनारे जा रहा हूं ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकें जल्दी से, जानते हैं। अच्छा कई बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने कहा था ना कि ये हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, जरूरी नहीं, आप यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान के चलो। देखो g क्या था, g इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, g इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आपने क्या माना था डायरेक्टली, मैंने कहा था ना फॉर्मूले में वो क्वांटिटी अपने आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। आप ज्यादा दिमाग मत लगाइए, वो आप काम फिजिक्स पे छोड़ दिए, वो फिजिक्स अपना काम कर लेगी, किसको डायरेक्टली रखना है किसको इनवर्सली रखना है। आप जैसा कि देखे होंगे g की पावर क्या थी c, और c की पावर आई माइनस हाफ, इसलिए वो इनवर्सली हो गया। समझ रहे हैं? तो वो काम अपना फिजिक्स कर लेगी, सिर्फ आप क्या करेंगे, डायरेक्टली मान लीजिए सबको, जो क्वांटिटी इनवर्सली होंगी फिजिक्स उसको अपने आप कर देगी। मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। चलिए रीड करिए क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ पाइप ऑफ रेडियस और अंडर प्रेशर ग्रेडियंट P बाय L। क्या लिखा है, P बाय L, गिवन दैट V मतलब वही रेट ऑफ फ्लो, ऑल्सो डिपेंड ऑन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। मीन्स यहाँ पे ये कह रहा है V क्या है, वो ये क्वांटिटी है, रेट ऑफ फ्लो किस पे डिपेंड कर रही है, रेडियस पे डिपेंड कर रही है और प्रेशर ग्रेडियंट पे। तो आपने डायरेक्टली साइन लगा दिया, और ये किस पे डिपेंड कर रही है, R पे डिपेंड कर रही है रेडियस पे, और किस पे डिपेंड कर रही है P बाय L, और किस पे डिपेंड कर रही है
कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, इतना खतरनाक नाम, समझ रहे हैं? तो आपको डरना नहीं है, अभी बताते चलते हैं किसका क्या डायमेंशन है। जैसे कि v क्या है, v है रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो मतलब क्या ये वेलोसिटी है? नहीं। क्या ये वॉल्यूम है? नहीं। ये है रेट ऑफ फ्लो, मतलब वॉल्यूम अपॉन टाइम, कितना पानी, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो किया पर यूनिट टाइम, समझ रहे हैं? तो ये v क्या है, वॉल्यूम अपॉन टाइम। तो इसका डायमेंशन क्या आएगा बताइए? इसका डायमेंशन आएगा l t की पावर, बताइए क्या आएगा इसका, l क्यूब t की पावर -1। कैसे आया आप सोच रहे होंगे, अरे बच्चा ये बताओ l t की पावर -1, आप ये बताइए वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ यूनिट टाइम मीन्स वॉल्यूम अपॉन टाइम, वॉल्यूम होता है l क्यूब, ये t जो नीचे था ऊपर आ गया, -1 हो गया। अब यहां से ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा, इक्वल टू लगेगा और एक कोई कांस्टेंट आएगा जिसका डायमेंशन आपको नहीं पता। r क्या है, रेडियस, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, l लिखेंगे। इसके लिए क्या लिखेंगे, l लिखेंगे। p बाय l, ये p बाय l क्या है, ये है प्रेशर ग्रेडियंट। ये क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट। तो इसकी डायमेंशन क्या होती है, इसकी डायमेंशन बताइए, p बाय l निकालने की कोशिश करिए, खुद से निकालने की कोशिश करिए बच्चा, क्या होती है इसकी डायमेंशन, ट्राई करिए बात। ये है प्रेशर, प्रेशर को कन्वर्ट कर लिए फोर्स अपॉन एरिया इनटू, नीचे में है l, समझ रहे हैं? तो आप खुद p बाय l की वैल्यू निकालिए, बताइए क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी डायमेंशन की m l की पावर -2 और t की पावर -2। क्या कोई दिक्कत, बोलिए। अब कई बच्चे सोच रहे हैं ईटा क्या है, ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसका डायमेंशन क्या होता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, या इसमें मैं अभी एक स्लाइड डालूंगा जिसमें कुछ खतरनाक डायमेंशंस याद कर लेंगे, एज इट इज रटने होंगे। तो ईटा की वैल्यू क्या है, m ईटा की डायमेंशन क्या हो जाएगी, m l की पावर -1 t की पावर -1। बोलिए, सबकी डायमेंशन देख ली। अब मैंने क्या कहा था, इसके ऊपर कुछ पावर भी हो सकती है, तो मान लेते इसकी पावर होगी a, इसकी पावर होगी b, इस ईंटा की पावर मान लेते हैं c, तो यहाँ पे भी इसके पास पावर होगी कुछ a, l की पावर a, तो यहाँ पे इस पूरी डायमेंशन की p बाय l है ना, इसकी पावर भी हो जाएगी क्या, b हो जाएगी। इस ईंटा वाले की डायमेंशन की पावर क्या हो जाएगी, c हो जाएगी। बोलिए क्या क्लियर हो गया? अब फिर भाई काम, नेक्स्ट स्टेप क्या है, पहला स्टेप का डायमेंशन लिख दिए, अब नेक्स्ट स्टेप आपका है, नेक्स्ट स्टेप क्या बताइए, अरेंज करना, सारे डायमेंशन को अरेंज कर दो। बताओ, अब के कोई लिखने का फायदा नहीं है, ठीक है? यहाँ पे l की पावर a है, यहाँ पे l की पावर a, और यहाँ पे क्या है, l की पावर -2 भी। सारे डायमेंशन की पावर एक साथ लिख लेते हैं। l की पावर a होगी यहाँ पे क्या है, b है, b अंदर आएगा तो क्या लगेगा की पावर -2b, तो हो जाएगा -2b। यहाँ पे क्या है, l की पावर -1, c अंदर आएगा तो क्या हो जाएगी, -c हो जाएगी, यहाँ पे पावर ऐड हो जाएगी। बोलिए ये हम कैसे ऐड कर दे रहे हैं, समझ रहे हैं? ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। जैसे यहाँ पे a थी, a लिख दिए, ये यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे पावर क्या है, l है, सॉरी बेस क्या है आपका, l है, तो पावर क्या थी, -2b, तो -2b लिख दिए। यहाँ पे पावर क्या है, -c है इसकी, l की, तो आपने लिख दिया। ऐसे ही m को अरेंज कर लीजिए, m की पावर क्या हो जाएगी, m की पावर यहाँ कुछ है नहीं है, यहाँ पे कुछ है इस वाले में, हाँ है, m की पावर b है, m की पावर b है, यहाँ पे m की पावर क्या है, c है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो b प्लस c हो जाएगा। क्या हो जाएगा, b प्लस c हो जाएगा। क्या क्लियर हो रहा है? अब बताइए t की क्या हो जाएगी, t क्या हो जाएगा, t की पावर है यहाँ पे -2 और t की यहाँ पे क्या पावर है, -c, तो माइनस यहाँ पे क्या है, -2 है, ये b अंदर आएगा, इससे इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, -2b हो जाएगा, -2b हो जाएगा। और यहाँ पे c कितना है, c है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे इंटू होगा t से, t की पावर -1 से, तो -c हो जाएगा। क्लियर हो गया? बोलिए, यहाँ पे t की पावर क्या है, -c, और यहाँ पे क्या है, -2b, तो -2b -c लिख लिए। क्या क्लियर हो गया? अब यहाँ पे क्या लिखा है, l की पावर क्यूब है, क्या लिखा है, l की पावर क्यूब हो गई, t की पावर -1 हो गई,
बोलिए एम क्या यहाँ पे है? एम नहीं है, तो चलिए मान लेते उसकी पावर 0 होगी। जो डायमेंशन ना हो उसकी पावर आप 0 मान के कर सकते हैं, कोई मतलब नहीं है, इक्वेट करने में आसान होगा। अब बताइए यहां से एम की पावर क्या हो जाएगी? एम की पावर क्या है यहाँ पे? बी प्लस सी, तो बी प्लस सी क्या आ जाएगा? बी प्लस सी क्या आएगा? यहां से ये बी प्लस सी की पावर किसके बराबर हो जाएगी? एम की पावर 0, तो 0 बराबर, तो b प्लस सी कितना है? 0 आया। अब ऐसे ही l की पावर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे l की पावर जो है उसको इक्वेट कर दिए, क्या हो जाएगा? a माइनस 2b माइनस सी कितना आएगा? 3। बोलिए क्या क्लियर हो रहा है? अब m हो गया, l हो गया और t, अब t की पावर इक्वेट कर दिए। यहाँ पे t की पावर क्या? माइनस 2b माइनस सी, माइनस 2b माइनस सी कितना हो जाएगा? यहाँ पे t की पावर क्या है? -1, तो -1 लिख दिया आपने। बोलिए क्या क्लियर हो गया? अब इनको सॉल्व करिए, इनको सॉल्व करिए और इसकी a और b और c की वैल्यू निकालिए, खुद से सॉल्व करिए, सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। a की वैल्यू आएगी 4, b की वैल्यू आएगी 1 और c की वैल्यू जहां तक आएगी -1। c की वैल्यू कितनी आएगी? -1। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, वीडियो लेंथ बढ़ेगी, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। क्या आपको क्लियर हो रहा है? फिर सुन लीजिए, मैंने क्या किया, l को यहाँ की l की पावर यहाँ l की पावर से इक्वेट कर दिया। क्यों किया? क्योंकि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स कहता था कि जब इक्वल टू में लिखा हो इधर उधर और बेस सेम हो, बेस सेम है, l यहाँ भी है, l यहाँ भी है, इसकी पावर इक्वल हो जाएंगी। इसकी पावर 3 थी, इसकी पावर जो भी लिखा है वो आपने इक्वल कर दिया और यहां से आप ऐसे ही सब में कर लेंगे और a की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करेंगे? इन वैल्यूज को आप इन क्वांटिटीज में पुट कर दीजिए तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा v का। चलिए पुट करते हैं, खुद से एक बार पुट करिए जल्दी से। v क्या था? v प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, इक्वल टू आएगा, क्या आएगा? a। r था, r की पावर a थी, a की वैल्यू क्या आई? 4 लिख दिया। p बाय l, p बाय l की पावर क्या थी? v, तो b की वैल्यू कितनी आई? 1 आई, 1 कर दिया। अब फिर क्या था? प्रोपोर्शनलिटी साइन, ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ईटा। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या ईटा बोलते हैं। तो ये ईटा की पावर क्या आई? ईटा की पावर आई -12। भाई ईटा की पावर c थी और c की वैल्यू आई -12। बोलिए अब क्या करेंगे आप? क्या ये ईटा को आप नीचे भेज सकते हैं? क्या इस ईटा को आप नीचे भेज दीजिए तो इसकी पावर प्लस में हो जाएगी? बोलिए बोलिए बोलिए, इसकी पावर को आप नीचे भेज दीजिए ईटा को, तो ये ईटा नीचे आ गया, इसकी जो -12 पावर थी वो क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी, मीन्स 1 हो जाएगी। 1 लिखते नहीं पावर में। बोलिए क्या आपको v आ गया? और v क्या था? क्या वॉल्यूम था? नहीं। क्या वेलोसिटी थी? नहीं। v था आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, कितना पानी फ्लो किया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ गया होगा और आपने खुद से ट्राई किया होगा। अब क्या मैं मिटा दूं इसे? बोलिए मिटा दें? तो चलिए मूव ऑन करते हैं अपने 4th टाइप ऑफ क्वेश्चन में। इसमें क्या करना होगा? यूनिट कन्वर्जन, मीन्स आपको एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो जैसा कि आप क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, कन्वर्ट 1 न्यूटन टू डाइन। न्यूटन क्या है? SI यूनिट ऑफ फोर्स। डाइन क्या है? CGS यूनिट ऑफ फोर्स। तो याद रखिएगा ये न्यूटन क्या है? आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, न्यूटन की SI यूनिट और डाइन की फोर्स की CGS यूनिट। तो दोनों क्या है? फोर्स की यूनिट है, एक है न्यूटन में और एक है डाइन में। न्यूटन वाली SI यूनिट कहते थे, डाइन को CGS यूनिट कहते थे। तो बताइए फोर्स का सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे? इसमें आप डायमेंशन एनालिसिस के कॉन्सेप्ट से ये कन्वर्जन करेंगे कि 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर है। यही तो करना है कि कन्वर्ट करो 1 न्यूटन टू डाइन। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना होगा? ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना होगा, N1 U1 इक्वल टू N2
U2। बोलिए N1 U1 इक्वल टू N2 U2। N क्या है, चाहे N1 या N2, ये है कोई न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे यहाँ पे 1 न्यूटन दिया है, 2 न्यूटन, और यहाँ पे कुछ कन्वर्ट करने के बाद आएगा 100 न्यूटन, 1000 पे 1000 डाइन, ऐसा कुछ आएगा। तो वही है N1 N2। ये U क्या है, ये U क्या है, ये है U डायमेंशन। U क्या है, डायमेंशन। भाई डायमेंशन वो भी किसका, फोर्स का। इस केस में किसका डायमेंशन है, फोर्स का। तो आइए देखते हैं, बताइए N1 क्या हो जाएगा। अच्छा इसको आप मान लीजिए एसआई के लिए, पहले तो ये कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लीजिए और रट लीजिए। इसको इस केस के लिए आप ये N1 U1 क्या मान लीजिए, एसआई के लिए मान लीजिए, N2 U2 सीजीएस के लिए मान लीजिए। बोलो क्या करें, इसको सीजीएस के लिए मान लिया। अब बताइए इसके हिसाब से N1 क्या हो जाएगा, N1 मतलब एसआई वाला कितना दिया, 1। न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी दी है, 1। अगर यहाँ पे 2 न्यूटन देता तो 2 लिखते, 5 देता तो 5 लिख देते। भाई क्या दिक्कत, समझ रहे हैं। N2 कितना हो जाएगा, N2 कितना हो जाएगा। अरे कहोगे सर तो पागल है यही तो निकालना है, N2 ही तो निकालना है कि भैया 1 न्यूटन कितने न्यूटन के, कितने डाइन के बराबर है, 100 डाइन, 1000 डाइन, समझ रहे हैं, कितने डाइन के बराबर है, यही तो आपको निकालना है क्वेश्चन में। बताइए ये U क्या है, U है डायमेंशन। तो U1 क्या है, डायमेंशन किसका, फोर्स का। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, पढ़ा होगा आपने, ml t की पावर -2। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ml t की पावर -2। यहाँ पे U1 लिखा है तो क्या हम यहाँ M1 लिख सकते हैं, यहाँ L1 लिख सकते हैं, और यहाँ T1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। बताइए U2 क्या है, डायमेंशन ऑफ सीजीएस वाले केस में। भाई डाइन, अरे ये बताओ क्या डायमेंशन चेंज होता है क्या, बोलिए। एसआई यूनिट लेंथ की क्या होती है, मीटर। सीजीएस में क्या होती है, सेंटीमीटर। मगर उसके लिए डायमेंशन क्या होता है, एम ही तो लिखते हैं, डायमेंशन थोड़ी ना चेंज होता है एसआई यूनिट में। तो डायमेंशन क्या होगा, ml t की पावर -2। भाई एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन की। फोर्स, सीजीएस यूनिट फोर्स है तो फोर्स ही ना, तो फोर्स की डायमेंशन ये भी रहेगी, ये भी रहेगी। बस यहाँ पे जैसे आपने लिखा है U2, तो यहाँ क्या लिख देंगे, M2 L2 T2। क्या किसी को कोई दिक्कत, बोलिए 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 बोलिए। क्योंकि ये सीजीएस में है ना, यहाँ पे क्या पता है M2 चेंज हो जाए, ग्राम में होगा, कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हैं। अब बताइए यहाँ पे M1 क्या होगा, यहाँ पे M1 क्या होगा, M1 मतलब एसआई वाला, क्योंकि ये कौन सा क्वेश्चन है, ये पोर्शन आपका एसआई वाला है। तो M1 मतलब मास की एसआई यूनिट क्या होती है, केजी होगी थी। M2 क्या हो जाएगा, M2 मतलब यूनिट ऑफ मास इन सीजीएस क्या हो जाएगी, ग्राम हो जाएगी। बोलिए इसी तरह L2 क्या हो जाएगा, L1 कितना हो जाएगा, L1 हो जाएगा आपका मीटर। T1 कितना हो जाएगा, सेकेंड। कितना हो जाएगा, सेकेंड। अच्छा L2 कितना हो जाएगा आपका, L2 हो जाएगा आपका सेंटीमीटर। और यहाँ पे T2 कितना हो जाएगा, T2 हो जाएगा सेकेंड। अरे ये क्या हो गया, आपने पढ़ा होगा क्या कि यूनिट ऑफ टाइम चाहे सीजीएस हो चाहे एसआई हो, दोनों के केस में सेकंड रहती है। एल यहाँ पे मीटर में था, यहाँ सेंटीमीटर में, सीजीएस में। यहाँ एसआई यूनिट मास की क्या है, केजी में है, यहाँ ग्राम में है। ये दोनों तो चेंज जाती है, मगर टाइम की यूनिट सेम रहती है, चाहे सीजीएस हो चाहे एसआई हो। तो आइए इस फॉर्मूले में ये सब पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या था आपका, N1 U1 इक्वल टू N2 U2। N1 क्या है, N1 आपने देखा यहाँ पे कितना दिया, 1 दिया है। U1 क्या था, U1 था डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशन ऑफ फोर्स, वो भी एसआई वाला। तो क्या आया था, ये था M1 L1 T1 की पावर -2। यहाँ पे N2 कितना है, N2 तो पता ही नहीं, निकालना है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, U2 कितना हो जाएगा, N2 L2 T2 की पावर -2। क्या किसी बच्चे को कोई दिक्कत, फॉर्मूले में पुट कर दी, किसी को कोई दिक्कत नहीं। बोलिए अब यहां से N2 क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा आपका, N2 क्या हो जाएगा बताइए, N2 हो जाएगा इस वाली पूरी डायमेंशन को नीचे फेंक दो, इसके नीचे फेंक दोगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला ऐसे ही लिखा रहेगा, M1 L1 T1 की पावर -2। नीचे क्या हो जाएगा, M2
L2 T2 की पावर -2। बोलिए, क्या किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं ना? अब बताइए, इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, इसको थोड़ा अरेंज कर लो तो क्या हो जाएगा? 1 से कोई मतलब ही नहीं है। M1 बाय M2, M1 बाय M2 हो गया, L1 बाय L2 हो गया, T1 बाय T2 हो गया। और पूरे देखिए दोनों पे क्या पावर है? -2। T2 पे पावर क्या है और T1 पे पावर क्या है? -2। तो होल पे लगा दें। बोलिए, क्लियर? अब यहां पे बताइए, M1 क्या था? M1 क्या था? केजी में। आपको किसमें कन्वर्ट करना है भाई? SI यूनिट से सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो केजी को आप किसमें लिख दीजिए? केजी को आप किसमें लिख दीजिए? बोलिए, ग्राम में लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा? ये M1 क्या हो जाएगा? 1000 ग्राम हो जाएगा। कितना ग्राम हो जाएगा? 1000 ग्राम। नीचे M2 क्या था? ग्राम दिया ही था। बोलिए, L2 क्या है? L1 क्या था? SI यूनिट में। L1 क्या था? SI यूनिट में। कितना था? मीटर में। तो इसको आप 100 सेंटीमीटर लीजिए सीजीएस में कन्वर्ट करने के लिए। नीचे सेंटीमीटर में पहले से था। बोलिए, T1 कितना था? T1 था आपका सेकंड, या 1 सेकंड मान लीजिए। ये कितना हो जाएगा? सेकंड। दोनों सेकंड में थे और होल पे पावर कितनी थी? -2। ये दोनों तो कट गए। बोलिए, ये दोनों कट जाएंगे, कितना आएगा? 1 आएगा। और 1 की पावर -2, आना तो 1 ही है। ये देखिए, ये सेंटीमीटर कट गया, ग्राम कट गया, तो कितना आएगा? N2 कितना आ रहा है? N2 आ रहा है, देखिए यहाँ पे कितनी पावर है? यहाँ 10 कितने हैं? यहाँ लिखा है 1000 लिखा है और यहाँ 100 लिखा है, तो कितना हो जाएगा? 5 जीरो लग जाएंगे। तो कितना आ जाएगा? N2 आ जाएगा 10 की पावर 5। बोलिए, N2 कितना आ गया? 10 की पावर 5। अब इसका मतलब क्या हुआ? 1 न्यूटन कितने बराबर हुआ? कितने टाइम के बराबर? 10 की पावर 5 डाइन के बराबर। बोलिए, आई होप सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा। तो यूनिट कन्वर्जन ऐसे करते हैं। तो एक बार फिर बता रहा हूं, सबसे पहले क्या लगाया आपने? N1 U1, ये रख लीजिए। ये क्वेश्चन सच बता रहा हूं, ये सिर्फ स्कूल साले में आता है। नीट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत कम रेयरली आते हैं। अभी तक तो मैंने नहीं देखा, शायद बहुत प्रीवियस ईयर्स में आया हो, बट अभी तक तो मैंने नहीं देखा रिसेंटली में। तो जैसा कि आपने देखा, N1 ये आपने मान लिया SI यूनिट लिया था, ये आपने मान लिया सीजीएस यूनिट लिया। SI के लिए N1 क्या था? ये था SI में, इसकी N1 वैल्यू क्या थी? न्यूमेरिकल वैल्यू 1। 2 होती तो 2 रखते। U1 क्या है? SI यूनिट में बताइए क्या हो जाएगी? फोर्स। भाई SI हो चाहे सीजीएस, डायमेंशन तो सेम रहना है। M1 L1 कर दिया आपने, यहाँ भी क्या हो जाएगा? M2 L2 T2 की पावर -2। बस यहाँ पे M1 रख दिया, यहाँ L1 रख दिया, T1 रख दिया, यहाँ पे 2 रख दिया। ऐसे M1 क्या था? M1 SI में। बोलिए, SI में M1 क्या होगा? ये आपका देखिए ना, SI में M1 क्या होगा? केजी में होगा, क्योंकि ये क्या है? SI यूनिट वाला कॉन्सेप्ट। ये L1 क्या होगा? मीटर में। T1 क्या हो जाएगा? सेकंड में। इसी तरह आपने सीजीएस में भी रख लिया, फिर आपने वैल्यू में ये डायमेंशन रख दिया, फिर थोड़ा अरेंज कर लिया, M1 बाय M2 कर लिया, L2 बाय L1 कर लिया, L1 बाय L2 कर लिया, T1 बाय T2 कर लिया, और वैल्यूज को कन्वर्ट कर लिया। भाई ये M1 क्या था? M1 तो यहाँ किसमें दिया था? केजी में दिया था। M1 क्या था? SI यूनिट में। तो SI यूनिट में था, आपको करना है सीजीएस यूनिट में। तो सीजीएस में क्या होता है भाई? केजी को कन्वर्ट करेंगे इसमें हो जाएगा, सीजीएस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1000 ग्राम के बराबर होता है, 1000 ग्राम के बराबर होता है 1 केजी। आपने कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह आपने गंज को कन्वर्ट कर लिया 100 सेंटीमीटर में। समझ रहे हैं? इसी तरह आपने सॉल्व कर लिया N2 को। N2 आ गया तो 1 न्यूटन आपका कितने बराबर होगा? 10 की पावर 5 डाइन। रख लीजिए, आपके फोर्स वाले चैप्टर में आएगा। बोलिए, क्या आपको बातें क्लियर हो गई? आई होप आपने वीडियो को बहुत एंजॉय किया होगा। ये थे ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जिसमें मैंने 4 टाइप के क्वेश्चंस कराए। ये क्वेश्चन, ये वाला टाइप ज्यादातर स्कूल्स में आता है, रेयरली आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बट वो भी एक बार समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए, आई होप वीडियो बहुत लेंथी ना बनी हुई हो। मैंने ट्राई किया कि वीडियो बहुत छोटी बने, और दिक्कत तो यही है ना कि क्वेश्चंस इतने टाइप के पूछे जाते हैं, तो मेरे को सारे चीजों को ध्यान रखना होता है, इसलिए थोड़ी वीडियो लेंथी होती है। वो मैं 10 मिनट की वीडियो नहीं बनाता हूँ जिसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट हो और क्वेश्चंस भी भर भूर ना हो जाए। समझ रहे हैं? होता क्या है कि बच्चे कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, थ्योरी पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन तब होंगे जब आप अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन लगाएंगे और खुद से ट्राई करेंगे, और किसी एक ऑप्शन पे मेरे करने से पहले आप उस ऑप्शन को टिक लगाएंगे, फिर उस ऑप्शन को, अपने ऑप्शन को और मेरे ऑप्शन को मैच करेंगे। बोलिए,
क्या वीडियोस आपको अच्छी लग रही है? अगर कोई भी दिक्कत आ रही है वीडियो में तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि वीडियो कैसी बन रही है, या कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो भी बताइए। क्या आपको साउंड क्वालिटी या किसी भी चीज की दिक्कत हो रही हो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बोलिए, प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए मेरी वीडियोस को, बिकॉज अभी लाइक सब्सक्राइब ज्यादा नहीं हो रही है, जिससे और नीडीज पर्सन या जितने भी स्टूडेंट हैं जो कोविड में या जिनका बेस क्लियर नहीं है, मैं क्या करता हूँ बहुत बेसिक से चलता हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि किसी बच्चे को लगे कि मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं तो बहुत वीक हूँ, समझ रहे हैं। तो आप चाहे फिजिकल पढ़ें चाहे ऑनलाइन पढ़ें, मैं कोशिश यही करता हूँ कि दोनों में आपको पूरा फील आए, बेसिक से समझना। आई होप आप मेरी वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर रहे होंगे और शेयर कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच।